प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग क्यों होता है? आप विश्वास नहीं करेंगे, बट हमारे प्रैक्टिस में हर चौथा पेशेंट आके ये हमसे जरूर कभी ना कभी पूछेगा उनके प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने। इसका मेन कारण ये है कि अगर नेचुरल प्रेगनेंसी भी है तो ऑलमोस्ट 20% यानी 1 in 5 लेडीज में कभी ना कभी पहले 3 महीने में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगा। और यदि ये प्रेगनेंसी IVF के जरिए हुई है तो ऑलमोस्ट 40 या 50% लेडीज में कभी ना कभी पहले 3 महीने में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगा। बट आपको जान के शायद ये खुशी होगी कि इन ऑलमोस्ट 90% केसेस ये हार्मलेस होता है और ये बेबी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं करता। गुड आफ्टरनून, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ सरावगी हॉस्पिटल एंड आइरिस IVF सेंटर। एंड आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहले हमें ये समझना है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। प्रेगनेंसी में बेबी चाहे IVF के जरिए बनाया हो या नेचुरल हो, जब आप इसको यूट्रस में छोड़ते हैं या यूट्रस पे वो पहुंचता है तो बेबी और यूट्रस के लाइनिंग के बीच में क्रॉस इंटरेक्शन होता है। इसमें बेबी धीरे धीरे जाके यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेड होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ना ये प्रोसेस के दौरान कभी कभी स्पॉटिंग भी हो सकता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीड बोलते हैं। और कभी कभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर ये इम्प्लांटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और बेबी और यूट्रस के लाइनिंग के बीच में हल्का सा गैप डेवलप हो गया तो वहाँ पे भी ब्लड क्लॉट एक्यूमुलेट हो सकता है। इसको बोला जाता है सबकोरियोनिक हेमरेज, और ये भी यानी थैली के मुंह के बाहर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग में मैनिफेस्ट हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लीडिंग। बट क्या यही मेन कारण है ब्लीडिंग का? ये इनकरेक्ट है। तो हम सारे कारण जो ब्लीडिंग के होते हैं इनको एड्रेस करना चाहेंगे। ना सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद IVF रिलेटेड ब्लीडिंग। IVF में ऑलमोस्ट 60-70% केसेस में जो ब्लीडिंग होता है ये नॉन स्पेसिफिक या नॉन सिग्निफिकेंट होता है। इसका कारण ये है कि IVF में अक्सर कई सारे मेडिसिन वजाइनली इंसर्ट किए जाते हैं। नाउ ये मेडिसिन जो जेल्स होते हैं एप्लीकेटर के द्वारा इंसर्ट करते हैं, और यदि ये एप्लीकेटर थैली के मुंह के कांटेक्ट में आता है तो कभी कभी थैली के मुंह से या वजाइना से ब्लीडिंग हो सकता है। ये ब्लीडिंग देख के पेशेंट पैनिक हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि भाई यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, जबकि ये ट्रू नहीं है। और इसको कंफर्म करने का बड़ा इजी तरीका है एक सिंपल सोनोग्राफी करवाना। सोनोग्राफी में अगर बेबी हेल्दी है, बेबी के हार्ट बीट्स ठीक है, और अगर बेबी और यूट्रस के बीच में ब्लीडिंग नहीं है यानी सबकोरियोनिक हेमरेज नहीं है, तो मोस्टली ये रिएक्शनरी ब्लीडिंग है मेडिसिन के कारण, और इसमें हमें कोई मेजर ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को सिर्फ हमें यानी अश्योरेंस देने की जरूरत है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, यू विल बी फाइन। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लीडिंग होता है जहाँ पे बेबी और यूट्रस के बीच में ब्लीडिंग चालू हो जाती है। नाउ इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि अटैचमेंट ही वीक है, यानी बेबी काफी स्ट्रांगली यूट्रस के ऊपर अटैच नहीं हुआ है, कनेक्शन वीक है, और इसलिए बेबी और यूट्रस के बीच में ब्लीडिंग डेवलप हुआ है। सेकंड, इसका ये कारण ये भी हो सकता है कि किसी किसी पेशेंट में जो यूट्रस की लाइनिंग है ये कमजोर होती है। अगर यूट्रस की लाइनिंग कमजोर है तो बेबी स्ट्रांगली कैच ऑन नहीं होता और ये ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कई बार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी पेशेंट को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकता है। थर्ड, अगर बेबी ही हेल्दी नहीं है तो कई बार नेचर अपना खुद सबसे बेस्ट फिल्टर होता है। अगर नेचर आइडेंटिफाई करता है कि ये बेबी हेल्दी नहीं है तो कई बार वो बेबी को बाहर डिस्कार्ड या एक्सपेल करने की कोशिश करता है या बेबी को आगे ग्रो नहीं करने देता, और इसमें भी बेबी और यूट्रस के बीच में ब्लीडिंग आ सकता है। ना ये सिंपल चीजें हैं जो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी के जरिए कंफर्म कर सकते हैं। अगर इंटरनल चेकअप पे थैली का मुंह बंद है बट सोनोग्राफी में हमें दिखता है कि बेबी और यूट्रस के बीच में ब्लड क्लॉट है, जिसको हम सबकोरियोनिक हेमरेज बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन होने का रिस्क है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। एंड ये कंडीशन सैल्वेजेबल है, यानी पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट देके एडमिट करके मेडिसिन देके इसको कई बार कंट्रोल पे काबू पे लाया जा सकता है। इन ऑलमोस्ट 80% केसेस में हम प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं और बेबी को आगे तक बढ़ा सकते हैं। बट हाउएवर, अगर थैली का मुंह खुल चुका है या पेशेंट एक्सेसिव क्लॉट्स पास कर रहा है या सोनोग्राफी पे दिखता है कि बेबी ही एक्सपेल हो चुका है, तो इसको बोलते हैं या तो इनएविटेबल अबॉर्शन या कंप्लीट अबॉर्शन, एंड इनमें बेबी को बचाने की क्षमता नहीं रहती। ऐसे पेशेंट्स में अक्सर हमें थैली का क्लीनिंग करना पड़ता है, जिसको DNC या MVA बोलते हैं, या कई बार हमें टैबलेट्स देने पड़ते हैं कि यूट्रस के अंदर जो भी ब्लड क्लॉट्स एक्यूमुलेटेड है वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो सबसे पहले सवाल आता है कि अगर ये ब्लीडिंग होता है तो इसका कारण क्या है। पहली बात है
हमारे लाइफस्टाइल से इसका कोई लेना देना नहीं है। कई बार पेशेंट जिसको ब्लीडिंग होता है वो हमारे पास आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, रोते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई डॉक्टर मैंने गलती कर ली, मैंने काम कर लिया, वेट्स उठा लिया, झुक गई, ओके, एक्सर्शन कर लिया, ऑफिस में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया, इसलिए ब्लीडिंग चालू हुआ। सो आंसर इज कि इन सब कारण से ब्लीडिंग नहीं होता, इससे ब्लीडिंग नहीं बढ़ता। ब्लीडिंग तब होगा अगर अटैचमेंट वीक है या यूट्रस वीक है या बेबी वीक है। अगर ब्लीडिंग होता है तो पहले हम स्कैन करते हैं। सोनोग्राफी में अगर हमें दिख रहा है कि बेबी वायबल है, हेल्दी है, सिर्फ ब्लड क्लॉट एक्यूमुलेटेड है, तो यूजुअली पेशेंट को हॉस्पिटल में 24 to 48 आवर्स के लिए एडमिट किया जाता है। इस दौरान में कुछ मेडिसिन जैसे ब्लड थिनर्स होते हैं जो आईवीएफ में अक्सर यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल हेपारिन होता है, इंजेक्शंस, इकोस्प्रिन टैबलेट्स होते हैं, इसको बंद कर दिया जाता है। एंड अंदर जो ब्लड है उसको सुखाने के लिए और ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं जैसे ट्राइनेजेमिक एसिड। इससे जो इंटरनल ब्लीडिंग है ये कई बार रुक जाती है और एक बार पेशेंट स्टेबलाइज हुआ तो पेशेंट को घर भेज के कुछ दिनों के लिए कंप्लीट रेस्ट लेने को बोला जाता है ताकि ब्लड क्लॉट डिस्चार्ज ना हो। एंड वेरी ऑफन बेबी हेल्दी तरीके से आगे कंटिन्यू करता है और ये प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक आगे बढ़ जाती है ना। वही चीज़ है कि अगर ये इनएविटेबल अबॉर्शन है तो फिर हमें पेशेंट को एडमिट करके तुरंत सफाया करना पड़ता है, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में ब्लीडिंग होने का और एक कारण भी हो सकता है जो कि रेयर है, ये केवल 1% केस में होता है और ये होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अगर बेबी यूट्रस के बदले जाके ट्यूब में फंस गया है जो कि यूट्रस के बाजू में है तो भी पेशेंट अक्सर हल्के से स्पॉटिंग या ब्लीडिंग के जरिए प्रेजेंट करता है। ये नेचुरल और आईवीएफ प्रेगनेंसी दोनों में पॉसिबल होता है। सो अगर पेशेंट को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होता है तो उसमें हम सोनोग्राफी में पेशेंट का प्रेगनेंसी का लोकेशन भी कंफर्म करते हैं और अगर पता पड़ा कि बेबी जाके ट्यूब में फंसा है तो हमें कई बार ऑपरेशन करके या तो ट्यूब काट के निकालना पड़ता है या कुछ इंजेक्शंस है जिसके जरिए बेबी को डिसॉल्व करना पड़ता है। सो इसमें टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये है कि यदि आप प्रेग्नेंट है एंड आपके पहले 3 महीने में आपने ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ऑब्जर्व किया है, पहली बात है आप पैनिक ना होइए, ये बहुत ही कॉमन है एंड 90% केसेस में ये हार्मलेस है, ये आगे बेबी पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट अगर ऐसा हुआ तो आपको तुरंत जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके मिलना है। वो प्रॉब्ली आपको एडमिट करके कुछ मेडिसिन चालू करेंगे एंड आपका सोनोग्राफी के द्वारा पूरा इवैल्यूएशन किया जाएगा। एंड एक बार सोनोग्राफी फाइंडिंग्स आ जाते हैं तो फाइंडिंग्स अनुसार आपका मैनेजमेंट इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। बट रेस्ट अश्योर्ड 90% केसेस में नथिंग विल हैपन, बेबी हेल्दी तरीके से आगे बढ़ेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो बेल आइकॉन को जरूर हिट करिए एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।